City, just to the north of your town. That's when the plane caught my eye. Does the plane approach the building, or did it only catch your attention after it crashed into the World This Trade plane, Center? and it's getting bigger, bigger, bigger. Lord, I can't do this. You take over. नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं हूं प्रवीण आदेश और आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन। 11 सितंबर की इस सुबह अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है लॉस एंजल्स जाने के लिए। तकरीबन 92 लोग मौजूद होते हैं इस प्लेन में, जिसमें से 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट। ये पायलट और को पायलट से कंट्रोल छीनता है और प्लेन को उड़ाता है अमेरिका की शान द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, जो उस टाइम न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी। जिस प्रकार से दुबई की शान बुर्ज खलीफा है, इसी प्रकार से ये न्यूयॉर्क के लिए किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं थी। समय है सुबह के 8:47। मोहम्मद अत्ता तेज़ रफ्तार में प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर की ओर ले जाते हैं और प्लेन को सीधा टावर में क्रैश कर दिया जाता है। जब ये क्रैश हुआ था तब यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जो कि फ्लोरिडा के किसी स्कूल में दौरे में जा रहे थे, उनको तुरंत इस क्रैश के बारे में बताया जाता है कि हाईजैकर्स द्वारा इस प्लेन को द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिया गया है। और फिर द जॉर्ज बुश जवाब में बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर पायलट को कोई हार्ट अटैक आ गया होगा। बस इतना बोल के स्कूली दौरे में ही लगे रहते और इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हाईजैकर्स का मास्टर प्लान बस यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि 17 मिनट बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं था। अब पता चलता है कि फिर से बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक और फ्लाइट टेक ऑफ करती है और इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को फिर से ओवरपावर करके प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और कॉकपिट में घुसकर दोनों पायलट से कंट्रोल लेके प्लेन को सीधा द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मोड़ देते हैं और इस बार साउथ टावर को निशाना बनाया जाता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इस दूसरे टावर में भी क्रैश कर दिया जाता है। और इस बार फिर से जॉर्ज बुश को इस दूसरे क्रैश के बारे में भी बताया जाता है, पर जॉर्ज बुश इस मामले को इतना सीरियस नहीं लेते और 7 मिनट तक
वो वहीं रुके रहे, जिस वजह से जॉर्ज बुश पर भी काफ़ी सवाल उठे। और ये क्रैश इतना भयंकर था कि द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर नीचे गिर जाते हैं। ये मास्टर प्लान इतना बड़ा था कि 2 क्रैश होने के बाद भी कुछ देर एक और खबर आती है। खबर ये आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक कर दिए गए हैं। एक है अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट 77 जो वॉशिंगटन से लॉस एंजल्स जा रही थी। इसमें 5 हाईजैकर्स थे। और दूसरी है यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी और इसमें 4 हाईजैकर्स शामिल थे। इन दोनों फ्लाइट को भी रीरूट करके टर्न कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी सी बाहर मौजूद है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स बोर्ड देते हैं इसकी तरफ और पेंटागन बिल्डिंग में भी क्रैश कर दिया जाता है। Start dealing with this new war. अब इन 3 क्रैश के बाद दुनिया में हर रेडियो और टीवी चैनल पर बस यही खबर चल रही होती है। और इस तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की एयर स्पेस को शटडाउन किया जा चुका है और जो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी हैं उनको नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करने का ऑर्डर दे दिया गया। अब सबको चौथे प्लेन क्रैश का डर सताने लगा कि अगला क्रैश कहाँ होगा और इसे एक्सपेक्ट किया गया कि ये क्रैश व्हाइट हाउस या फिर यूएसए कैपिटल पर किया जाएगा। यूनाइटेड एयरलाइन 93 जो पहले ही हाईजैक हो चुकी थी, उस फ्लाइट में मौजूद कुछ पैसेंजर ने फोन टर्न ऑन किया तो उनको पता चला कि अमेरिका में अभी क्या चल रहा है और ये प्लेन भी शायद हाईजैक हो चुकी है। अब पैसेंजर के पास बस 2 ऑप्शन थे कि वो बस हार मानकर क्रैश में शिकार हो जाए या फिर हाईजैकर से कम ओवर पावर करने की कोशिश करें। सभी पैसेंजर ने हिम्मत दिखाई और फाइट किया हाईजैकर से। इसके आगे क्या हुआ वो पूरी तरह से ओवर पावर कर पाए या नहीं कर पाए, ये चीज़ क्लियर पता नहीं चल पाया डिटेल में अभी तक किसी को भी। पर प्लेन के अंदर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, पर यह क्लियर नहीं हो पाया कि जो पैसेंजर थे वो कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं। और फिर प्लेन कोई खाली खेत में क्रैश हो जाता है, पर पैसेंजर की इन बहादुरी ने हाईजैकर को अपने टारगेट पर क्रैश करने से ज़रूर बचा लिया। फिर एक रिपोर्ट निकल कर आती है और पता चलता है कि 11 सितंबर की सुबह 3000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 6000 से अधिक लोग इंजर्ड भी होते हैं, जिनमें कई पेंटागन में मारे जाते हैं और कई द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो कुछ प्लेन में मौजूद लोग भी मारे जाते हैं। इस हमले के कुछ समय बाद कुछ चीज़ें सामने आकर निकलती है, जिसमें माना जाता है ये है कि इस हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है। और फिर ओसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट देते हैं जिनमें वो बताते हैं कि इस हमले में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फिर इसके 3 साल बाद 2004 में जब यूएसए में इलेक्शन का समय होता है, तब ओसामा बिन लादेन एक पब्लिक टैप रिकॉर्डिंग जारी करते हैं जिसमें
वो इन हमलों के पीछे खुद को जिम्मेदार बताते हैं और अमेरिका पर ये हमला एक प्रकार से रिवेंज के तौर पर किया गया था। At 8:19 a.m. Eastern Time, just 27 minutes before that flight hit the North Tower of the World Trade Center, she calls her colleagues on the ground. This is the first... अब एक बात यह है कि इस हमले के बाद इस दुनिया में क्या कुछ चेंज है। कुछ साल पहले जब ये हाईजैक हुए थे, उस ज़माने में एयरपोर्ट पर बस आईडी प्रूफ और जिस प्रकार से किसी बड़े मॉल में सिक्योरिटी चेकअप होते हैं, उस प्रकार से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप हुआ करते थे। और फिर इसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी चेकअप मशीन्स आई जिनकी मदद से कोई भी हाईजैकर प्लेन में एंटर भी ना कर सके और फ्लाइट की कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को भी हथियार प्रोवाइड करना शुरू किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।